स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस 9 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैप्टर पूरा समझा दिए, ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा वैसा कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए PDF में ही बता दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, यहाँ से नोट्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर तो पूरा समझा ही दिए हैं। ठीक है, बस यहाँ पे हल्का समझा दे रहा, अपने से कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं जिस बिना लेट किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, अभ्यास का प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। बोला कोई वस्तु है, दो वस्तु है, उसका अगर वजन दूरी को आधा कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण में। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का हम फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या फार्मूला पढ़े? तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम अनुसार दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच दूरी के वर्ग का अनुपात होता है। उनके दूरी है फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² पढ़े, यानी r माने दूरी है। ठीक है, ये दूरी है, दो वस्तु के बीच का जो दूरी है उस पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसी में ये जो दूरी है, ये r, नीचे जो r लिखा हुआ है जिसको d हम लिखे थे ना, यहाँ r लिखा हुआ है, दूरी को r से दिखाया है। तो डिस्टेंस यानी d जो है इसको आधा कर दिया, यहाँ पे r जो है इसको आधा कर दे तो क्या होगा। तो देखिए आधा करके देखिए, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 और अपॉन r को आधा कर दिया तो r/2 का होल स्क्वायर। अब r/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक लाइन यहाँ पे और लिख दे रहे हैं, 1 ऊपर हो गया, नीचे r का स्क्वायर है तो r² होगा, नीचे फिर 2 का स्क्वायर है तो 4 होगा, 2 नीचे r। ठीक है, इसी को थोड़ा सा देखिए 1 2 3 तल्ला में आ जाता है जब, तो सबसे नीचल का वाला ऊपर चल जाता है ये, और नीचे r², तो हो गया इसीलिए 4/r²। तो ये हो गया f', यानी अगर दूरी को आधा कर दे तो ये होगा, और दूरी को आधा ना करे तो कंडीशन जो है वो पहले है पहले का कंडीशन 1/r²। तो दूरी आधा कर दिए तो क्या हो गया, 4/r² हो गया। अब 1/r² होता है ओरिजिनल में, हो गया 4/r², मतलब क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना हो गया, 4 का 4 यानी 4 गुना। तो f' और f यानी जो ओरिजिनल वाला f होता है और आधा दूर उसको कर दिया जाए, आधा दूरी इसको कर दिया जाए, तब का फ़र्क है। तो इसको डिवाइड कर देंगे समझ में आ जाएगा, f'/f यानी 4r² इसका आया, और उला का r², 1/r² होता है। तो ये कितना का, 4 का, यहाँ पे 4 गुना जो है हो जाएगा बल। ठीक है, वस्तु के बीच दूरी आधी करने पर उनके बीच लगने वाला। ठीक है, कैसे 4 गुना बढ़ा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहते आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ज़्यादा ही लिख दिया है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके जगह में। 4/r² है ना, और हम जानते हैं 1/r² होता है f बराबर, तो यहाँ 4 भी आ गया, तो 4 × 1/r² लिखिए, तो 4 × 1/r² मतलब होता है क्या, f, तो 4 × f डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 4 × f यानी कि 4 गुना हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। सही बात है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरता। बोल रहा है भारी वस्तु जो है हल्का वस्तु के मुकाबला में तेजी से क्यों नहीं गिरता है। अगर एक समान लग रहा है, द्रव्यमान के समानुपाती होती है, तो भारी वस्तु हल्का वस्तु के मुकाबले में तेजी से क्यों नहीं गिरता है, इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये हमको हटा लेते हैं। चलिए, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए प्रत्येक पत्थर का त्वरण g अनुभव करता है। प्रत्येक वस्तु त्वरण g लगता है सब में। g का मान बताए थे, बड़ा G गुना m/r² होता है। वह द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है तथा r है पृथ्वी की त्रिज्या। अतः स्वतंत्र रूप से गिरते समय भारी वस्तु अपेक्षाकृत तेजी से नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती तेजी से, क्योंकि त्रिज्या पर डिपेंड ये कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड कर रहा है। तो g का वैल्यू तो सेम रहता है, त्रिज्या पृथ्वी का वो भी सेम ही रहता है। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो एक ठो से उतना फर्क नहीं पड़ता है, खाली मास से उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी वस्तु 1 kg की वस्तु किसी 1 kg की वस्तु के बीच गुरुत्व बल का परिणाम क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है 6 गुना इतना, और त्रिज्या दिया हुआ है। तो बोल रहा है 1 किलो का कोई वस्तु है तो उस पर कितना बल लगेगा।
तो ये फार्मूला एक हम यहाँ से निकाल दिए थे, जी का मान निकाले थे, उसी तरह इसको बनाना है। देखिए बड़ा जी का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान को m1 मान लेंगे, वस्तु का द्रव्यमान m2 दिया हुआ है दोनों, और त्रिज्या जो है ये है 6.4 10⁻6। अब हम गुरुत्वाकर्षण के सर्वभौमिक नियम अनुसार क्या पढ़े, फोर्स बराबर पढ़े जी, गुरुत्वाकर्षण वाला जी हो गया, और m1 m2 बटा आर स्क्वायर, दोनों का मास का गुना बटा आर स्क्वायर ये पढ़े। तो दोनों का मास दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है सबको। देखिए ये जी का वैल्यू, फिर गुना मास पृथ्वी का, फिर ये वस्तु का मास, और नीचे आर त्रिज्या का स्क्वायर। तो इसको काट पीट कूट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो F = 9.8 आएगा। यानी फोर्स जो लगता है कोई वस्तु पर पृथ्वी का, वो होता है 9.8 न्यूटन, जिसे गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्व बल से आकर्षित करता है। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करता है वह बल उस बल की से चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, या बड़ा है या छोटा है या बराबर है? तो किस बल से पृथ्वी खींच रहा है उसको बताना है कि बराबर है कि छोटा है बल है। पृथ्वी चंद्रमा को उसी बल से अपनी ओर आकर्षित करती है जिस बल से चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के सर्वभौमिक नियम के अनुसार अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु अन्य दूसरे वस्तु को उसी बल से आकर्षित करती है जो उन वस्तुओं की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है, उसके बीच की वर्ग का वैध क्रमानुपाती होता है। तो दोनों सेम करेगा, क्योंकि दोनों के मास पे डिपेंड ये करता है और दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, चैप्टर तो समझा दिए हैं, बस यहाँ क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। नींद लग रहा है, ये तो हो गया ना, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता? पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों में तो आकर्षण बल है, तो फिर पृथ्वी क्यों नहीं चल जाता है चंद्रमा के पास? जब खींचिए रहा तो चलिए खींचाइए जाता। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के वैध क्रमानुपाती होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत कम है, अतः हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देख सकते। तो वजन कम है ना, पृथ्वी का वजन बहुत ज़्यादा है, चंद्रमा का कम है, तो इसीलिए चंद्रमा का पृथ्वी से बहुत कम वजन है, इसीलिए क्या होगा, इस तरह से नहीं होता है, तो वो खींच नहीं पाता है। चाहता तो है खींचना, लेकिन खींच नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि उसका त्वरण कम होगा। क्योंकि त्वरण पढ़े थे कि त्वरण जो होता है वो मास का वैध क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान का उल्टा होता है, ठीक है। द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो त्वरण कम, द्रव्यमान कम रहेगा तो त्वरण ज़्यादा, ठीक है। ये रहा छठा क्वेश्चन, दो वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया? तो दोगुना करने से क्या होगा, और यदि वस्तु के बीच की दूरी को दोगुना अथवा 3 गुना कर दिया जाए, ये दूसरा कंडीशन पूछा है। दोनों वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, दोनों को दोगुना कर दे तो क्या होगा? तो 2 गुना 3 गुना कर करके आप फार्मूला में बैठाते चलिएगा, आ जाएगा। मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 है, दो वस्तु है, एक ठो m1 मान लेते हैं, एक ठो m2, तथा उन दोनों के बीच का दूरी को d मान ले रहे हैं, ठीक है। एगो वस्तु m1 है, एगो m2 है, और बीच में दूरी जो है डिस्टेंस d है। तो दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F लग रहा है, ठीक है, F। तो F लग रहा है तो F = होता है बड़ा जी m1 m2/d², ये फॉर्मूला है। जब एक वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, अब देखिए ये तो मेन फार्मूला हुआ, ये तो मेन फार्मूला हो गया, लेकिन बोला इसमें पहला कंडीशन में कि एक वस्तु का 2 गुना कर दीजिए मास को। तो चलिए एक ठो m1 को 2 गुना कर दिए, देखिए 2m1 हो गया, तो क्या आ गया 2 × g m1 m2/d², ठीक। तो दोनों वस्तु के मध्य लगने वाला बल भी 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए एक ठो को 2 गुना किए तो ये 2 गुना g m1 m2/d² आ गया, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 गुना बल लग जाएगा, एक ठो भी 2 गुना हुआ था, ठीक है। अब दोनों वस्तु के मध्य के बीच की दूरी को 2 गुना कर दीजिए, अब दूरी को बढ़ा दीजिए तो क्या होगा, दूरी को 2 गुना करने से क्या होगा, तो बल कम लगेगा, ठीक है। दूरी को 2 गुना करना, बाकी ऊपर सेम रहेगा, बस डिस्टेंस को 2 गुना यानी 2d²। तो 2d माने 4 हो गया, 1/4 हो गया, तो 1/4 g m1 m2/d², यानी 4 टाइम यहाँ पे कम हो गया,
4 गुना कम, है ना। अतः वस्तु के बीच की दूरी 2 गुना करने पर गुरुत्वीय बल 1/4 यानी 1/4 हो जाता है, 4 गुना कम हो जाता है। यदि दोनों वस्तु के मध्य के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर देंगे तो क्या होगा भाई, दूरी को 3 गुना करने बोला है, दूरी में 3D हो जाएगा, 3D स्क्वायर, 3D में 3 3 9, तो ये 9 1/9 भाग हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दीजिए, मास को दोनों वस्तु के दोगुना को 2m1 2m2, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 या 4 Gm1m2/d², यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है यहाँ तक, फिर थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, ये रहा दूसरा का, ठीक है, दूसरा कंडीशन बी नंबर, फिर ये सी का हो गया, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, तो महत्व बताए थे, ये बल जो है, इसी बल के कारण जीव जंतु पेड़ पौधे आदि पृथ्वी से टिके हुए, पृथ्वी में टिके हुए यानी जमे हुए हैं। सौरमंडल के सूर्य के चारों ओर ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगा पाते हैं। चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों गुरुत्वाकर्षण के कारण चक्कर लगा रहा है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल भी इस गुरुत्वाकर्षण के कारण है, ठीक है। ये सब इसका फायदा है, महत्व है। 8वां देखिए, मुक्त पतन का त्वरण क्या होगा। मुक्त पतन यानी कोई वस्तु को फ्री फॉल कर दे, एकदम फ्रीली गिरा दे, तो उसमें त्वरण कितना होगा। तो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जो आगे लिखल है भैया, अनेक प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। मान लिए कोई वस्तु द्रव्यमान वस्तु जो है स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर जी त्वरण से गिरता है, तो वस्तु पर लगा बल हो गया F=mg, मास इंटू ग्रेविटी। तो इसको खैर निकालने का जी वैल्यू निकालने का तरीका बता दिए हैं, बोर्ड में ही बता रहे थे उसमें। परंतु गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के अनुसार तो नियम क्या होता है, F=Gm1m2/dr², ठीक है, या mg F लिख सकते हैं mg बराबर ये, तो m और m देखिए कट जाएगा, वस्तु का मास और इसका मास, यहाँ पे भी वस्तु का मास कट गया, बच गया g, बड़ा G जो गुरुत्व स्थिरांक है, और m क्या है तो पृथ्वी का मास, और ये r क्या है तो पृथ्वी का त्रिज्या। तो वैल्यू बैठा देंगे, बड़ा G का वैल्यू ये होता है, पृथ्वी का मास ये होता है, और त्रिज्या ये। फिर इसको काट कूट करिएगा, सोल्व कीजिएगा तो 9.8 आएगा, ठीक है। 9 नंबर देखिए, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, भार कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल और उसके बीच का जो कोई वस्तु और उसके बीच गुरुत्वीय बल क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी बल को तो क्या कहते हैं, वो भार, वेट कहते हैं उसका, है ना। एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विश्ववृत्त पर अपने मित्र को दे देता है। क्या उसका मित्र खरीदते हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ वजन कम होगा, वहाँ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वजन वहाँ लिया था लेकिन कम हो जाएगा, यहाँ संतुष्ट नहीं होगा। व्यक्ति ए का मित्र उसके द्वारा ध्रुवों पर खरीदे गए सोने के भार से सहमत नहीं होगा, क्योंकि भूमध्य विषुवत रेखा पर उसी सोने का भार ध्रुवों की अपेक्षा कम होगा। इसका कारण यह है कि वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी पिचकी हुई है। पृथ्वी जो है पूरा गोल नहीं ना, चपटा है, मान चिपकल। तो जहाँ चिपकल है वहाँ पर इधर से इधर देखेंगे तो यहाँ पर रेडियस कम हो रहा है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू गड़बड़ होगा। यहाँ देखिए थोड़ा बड़ा हो रहा है तो यहाँ गड़बड़ाएगा, अलग अलग थोड़ा हो सकता है, होगा, है ना, होगा ही। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चिपकी हुई है, जिसके कारण ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा का अपेक्षा कम हुआ है।
चिपटा है यानी त्रिज्या कम होगा। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्रुवों पर जी का मान भूमध्य रेखा का अपेक्षा कम होगा, अतः ध्रुवों पर सोने का भार भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम होगा। तो जी का भार जितना कम होगा उसका वेट भी उतना ही कम होगा वस्तु का वहाँ पे, ठीक है। तो जी का मान क्यों वेट कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या कम हो जा रहा है बीच में, और त्रिज्या कम हो रहा है तो त्रिज्या का उल्टा होता है, त्रिज्या कम होगा तो जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। और त्रिज्या कम होगा तो जी का मान भी कम होगा, है ना। त्रिज्या बढ़ गया तो जी का मान बढ़ेगा, तो इसलिए वहाँ वेट कम हो जाएगा, उसका वेट कम था। एक कागज़ की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़ कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। अच्छा, कागज़ धीमी गिरता है और गेंदा गोल करके गिरा है तो जल्दी गिरता है, काहे को ऐसा। तो जब कागज़ के पन्ने को गेंद के आकृति में बदला जाता है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो वायु के संपर्क में आता है कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल जिसका जितना कम होगा उतना आसानी से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते 12 नंबर। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 6 गुना है। एक 10 kg का वस्तु चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार याद कीजिए। 10 किलो का वस्तु है तो चांद में कितना होगा और पृथ्वी पर कितना होगा, दोनों का वजन निकालना है। तो सबसे पहले पृथ्वी का वजन क्या हो जाएगा, mg, तो मास इंटू ग्रेविटी mg, है ना। तो m मास 10 है, 9.8 ग्रेविटी, तो 98 न्यूटन होगा। अब फिर चंद्रमा में क्या होता है 1/6 हो जाता है, तो 1/6 कर दीजिए इसको, इसी को, या फिर यहाँ पे जो 9.8/6 कर दिया है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है पृथ्वी चंद्रमा का जी, है ना, गुरुत्वीय त्वरण। 30 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो और द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान तो बाबू जितना है उतने रहेगा, कोई ये दुनिया में चल जाए। कहा कि द्रव्यमान मतलब क्या होता है, कितना द्रव उसके अंदर है तो उतना ही रहेगा, है ना, कितना पदार्थ उसमें तो उतना ही रहेगा, बस गुरुत्वाकर्षण कम हो गया यानी वेट कम हो गया। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो परिकल्पना कीजिए अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचेगा, कितना ऊंच पहुंचेगा उसको हमको बताना है, यानी डिस्टेंस, दूरी निकालना है, ठीक है। हम क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय और वापस पृथ्वी की सतह पर टकराने में कितना समय लगेगा, ये निकालना। दो चीज़, एक तो कितना ऊंचा उठा और वापस गिरने में कितना समय लगा, यानी टी और एस निकालना है, ठीक है। तो चलिए हाइट और एस निकालना है, निकालते फॉर्मूला। वस्तु का आरंभिक वेग दिया हुआ, शुरू का वेग 49 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग ऊंचाई पर गया तो क्या हो जाएगा 0। ऊंचाई पर जाने के बाद कुछ देर के लिए रुकेगा वस्तु तो 0 हो गया। गुरुत्वीय त्वरण तो जानबे करते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मान लीजिए गेंद का द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h है, मैंने कतई ऊंची क्या नहीं जानते थे, h मान लीजिए उसको। अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, v² - u² बराबर 2gh, ठीक है। AH पढ़े थे तो यहाँ पे ए त्वरण गुरुत्वाकर्षण वाला लग रहा है इसलिए GH पढ़ेंगे, ठीक है। तो V0 है 49 का स्क्वायर, U 49 है, 2g का इतना वैल्यू और H छोड़ दो, तो H छोड़ दीजिए, तो ये दोनों गुना में है तो इधर आके भाग हो गया, 49 तरफ गया तो नीचे आ गया। अब 49 से 2 को गुना करके और इस सब 49 गुना 49 जो भी है इसको काट कूट करिए तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखिए, मान लीजिए अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर लिया गया समय t है, टाइम को t मान लिए। एक फार्मूला होता है v = u + gt, तो v0 है तो लगाइए, u 49 तो लगाइए, प्लस g का वैल्यू है t नहीं है तो निकल गया आराम से। इसमें भी 49 उधर जाके प्लस होगा और ये माइनस उधर जाके माइनस गुना उधर जाके भाग होगा, 49/9.8, ठीक है। तो 5 सेकेंड हो गया, इसको काट कूट करिएगा। अब वापस आने में क्या होगा उसको देखिए कितना समय लगेगा। तो देखिए बाबू, कोई भी वस्तु ऊपर जाता है ना तो जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। ऐसा नहीं सोचिए कि नीचे जल्दी आ जाता है ना, उतने समय लगता है, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। गेंद द्वारा जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया जाता है उतना ही समय वापस पृथ्वी पर लौटने पर ही लिया जाता है, अतः गेंद में लिया गया कुल समय 5-5-10 सेकंड होगा। 5 सेकंड जाने में तो 5 सेकंड आने में भी 10 सेकंड। 19.6 मीटर ऊंचे का एक मीनार की चोटी पर एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेलोसिटी निकालना है। तो चलिए, ऊंचाई दिया है, जी तो रहते करता है
वेग भी 0 है, भी निकालना है तो आराम से ये 2gh वाला फार्मूला लगाइए। भी नहीं छोड़िए, u0 है, 2g का वैल्यू इतना, h का इतना, सबको गुना उना करिए, ये आ गया। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 15 बोला है कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, फिर से ऊपर फेंका गया, तो प्रारंभिक वेग u से फेंका गया उसको। ठीक है, प्रारंभिक वेग u से माने कुछ वेग से फेंका गया। g का मान 10 लेने बोला है। ठीक है, ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंचाए अधिकतम दूरी को ज्ञात कीजिए। ऊंचाई को कितना ऊंच गया उसको निकालना है। ठीक है, नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी भी कितना होगा वो बताना है। तो प्रारंभिक वेग तो दिया हुआ 40, g का वैल्यू 10 लेने बोला, अंतिम वेग भी रुक गया है, ऊपर जाके रुकेगा ही, तो भी 0 हो गया। तो भी बराबर वही u प्लस माइनस GT फार्मूला है, तो यहाँ से t निकल गया, 4 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे t निकला तो भी इक्वल टू u माइनस GT जो होता है उसको, उसमें टाइम को अगर हम 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखते चलें तो क्या क्या आएगा उसको टेबल बना देते हैं, ताकि हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए टेबल ये जरूरी है। तो t देखिए 0 सेकंड में 40 आया, तो 1 सेकंड में 30 आया, 2 सेकंड में 20 आया, 3 सेकंड में 40, 10 और 4 सेकंड में 0। तो ये अलग अलग आ गया। उसके बाद इसको फिर क्या करना है, ग्राफ में दर्शा देना है। ग्राफ तो पढ़े ही होंगे मैथ में। एक तरफ टाइम रखिए, एक तरफ वेलोसिटी। तो टाइम हमेशा इसमें बोले हैं रखने, ये वेलोसिटी। तो ये 40 से नीचे आते जा रहा है, 30, 20, 10, तो इसलिए 40 से 30 में पहुंचा, 30 से 20 में, 20 से 10, 10 से 0। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, ऊंचाई कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, एरिया निकाल देंगे। त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज का ऊंचाई एरिया निकाल देंगे, क्योंकि हमको ऊंचाई दूरी पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार है 40, ऊंचाई है 4, निकाल दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन व्यू है, इसीलिए थोड़ा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक और पार्ट बना देंगे, उसमें देखेंगे। नहीं तो अबर ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसके बाद दिख रहा है, अभी तक तो वैसा खास न्यूमेरिकल नहीं है। अबर वाले शायद देखेंगे ज़्यादा बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल होगा अगर, तो बोर्ड में ही समझा देंगे।